क्या हो रहा है, सेल साइकिल में टोटल 2 मेन फेजेस होती है। सबसे पहली है इंटरफेज और दूसरी है एम फेज। इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू फर्दर 3 सब फेजेस। उसमें से पहली है G1 फेज, कंप्लीट हो जाता है। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं, जो हमने सीखा था कि डीएनए के साथ वाइंड करके क्या बनाते हैं, क्रोमैटिन फाइबर्स बनाते हैं, तो वो हिस्टोन का जो सिंथेसिस होता है वो भी एस फेज में होगा। माइटोसिस जो है ना, वो सबसे पहले समझ लेते हैं कि किन सेल्स में परफॉर्म होता है। माइटोसिस पूरी बॉडी की सेल्स में परफॉर्म होता है, जिनको हम लोग सोमैटिक सेल्स नाम से जानते हैं। साइकिल, सेल साइकिल में इंटरफेस के बारे में पढ़ा, माइटोटिक डिवीजन के बारे में पढ़ा, देन हमने मियोसिस के भी बारे में सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली है ना। अभी आप लोग क्या करो, नोट्स बना लो इस पूरे टॉपिक पर, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी वजह से आपको सेल डिवीजन पूरा क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। नाउ हेलो पम्पकिंस, वेलकम टू मेरिट होम लर्निंग सेंटर। मैं हूं आपकी गायत्री मैम। आज हम लोग हमारा जो सेल का टॉपिक है उसका थर्ड लास्ट पार्ट आज हम लोग कवर करने वाले, ठीक है। ओके, तो अभी तक हमने जो देखा उसको एक बार रिवाइज कर देते हैं ना। और जिन लोगों ने सेल का पहला और दूसरा वीडियो हमारा नहीं देखा है उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि वो वीडियो आप लोग पहले देख लो, है ना। तो फर्स्ट कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया था सेल थ्योरी को, राइट, यस। देन वेरिएशन इन सेल्स साइज में, देन नंबर्स में, है ना। उसके बाद प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस हमने देखा था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने स्टडी किया था और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को भी हमने डिटेल में पढ़ा था, पैसिव और एक्टिव दोनों को भी। देन ऑस्मोसिस भी कवर किया था और फाइनली हमने सारे जो ऑर्गेनल्स थे वो भी हमारे लास्ट सेशंस में कवर हुए थे, राइट, यस। प्लांट सेल और एनिमल सेल का कंपैरिजन भी हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया था। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है सेल साइकिल, ठीक है। देखो, जैसे हमारी मतलब हमारा जो लाइफ होता है ह्यूमंस का, उसकी एक लाइफ साइकिल होती है ना। मतलब इनिशियल फेज जुवेनाइल फेज होता है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज आता है। जुवेनाइल फेज में क्या होता है कि हर एक ह्यूमन बॉडी की डेवलपमेंट होती है ना। और इन रिप्रोडक्टिव फेज द बॉडी विल गेट एक्टिवेटेड फॉर रिप्रोडक्शन, है ना। सारे जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो पूरे तरह से डेवलप्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेल की भी एक क्या है, लाइफ साइकिल है, ठीक है। ओके, तो सेल की जो लाइफ साइकिल है, इट गोज थ्रू 2 मेन फेजेस। द वन इज इंटरफेज। देखो, सेल साइकिल की 2 फेजेस होती है, कौन सी? द फर्स्ट वन इज इंटरफेज, ठीक है। ये जो इंटरफेज है ये सब डिवाइडेड है इनटू 3 फेजेस। इसकी 3 जो फेजेस है वो फेजेस है G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज, राइट। देखो, G1 फेज जो होता है उसको हम लोग गैप फेज भी बोलते हैं। यहाँ पे जो फ्रेशली डिवाइड हुई सेल है, जो अभी अभी जस्ट उसका सेल डिवीजन कंप्लीट हुआ है ना, तो वो सेल जो है ये G1 में क्या कर देती है, एंटर कर देती है और यहाँ पे उसकी पूरी ग्रोथ कंप्लीट होगी, ठीक है। सेल साइकिल इंक्रीज होगा, है ना, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म चलेगा, जो भी प्रोटीन्स लगने वाले हैं फॉर फर्दर फेजेस वो यहाँ पे क्या होंगे, सिंथेसाइज होंगे। देन नेक्स्ट फेज आता है एस फेज। एस फेज नोन एज सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज में हमारा जो डीएनए होता है वो रेप्लिकेट हो जाता है और क्या हो जाती है, यहाँ पे नंबर ऑफ डीएनए कॉपीज इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे हमने ये भी देखा है कि सेल का जो वेट होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, बढ़ जाता है, स्पेशली इन दिस एस फेज। नेक्स्ट G2 फेज। अभी G2 फेज भी ग्रोथ फेज माना जाता है। यहाँ पर हम लोग ऐसे प्रोटीन्स बनाएंगे जो प्रोटीन्स हमें नेक्स्ट स्टेज यानी कि सेल डिवीजन के लिए लगने वाले। तो एक फेज हो गया इंटरफेज और जो दूसरा फेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं एम फेज। एम फेज में होता है सेल का
डिवीजन, ठीक है, थ्रू माइटोसिस। माइटोसिस की 4 स्टेजेस रहती है, ठीक है। फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं, है ना। क्या हो रहा है, सेल साइकिल में टोटल 2 मेन फेजेस होती है। सबसे पहली है इंटरफेज और दूसरी है एम फेज। इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू फर्दर 3 सब फेजेस। उसमें से पहली है G1 फेज, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर कोई सेल यहाँ पर, मतलब इन चारों में से कोई भी एक फेज में ज्यादा टाइम लग रहा है सेल को, तो वो होता है G1 फेज, क्योंकि यहाँ पर सेल की ग्रोथ होती है, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म चलता है सेल का, है ना। और जो भी एस फेज में लगने वाले प्रोटीन्स है उसका सिंथेसिस G1 फेज में कंप्लीट हो जाता है। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं, जो हमने सीखा था कि डीएनए के साथ वाइंड करके क्या बनाते हैं, क्रोमैटिन फाइबर्स बनाते हैं, तो वो हिस्टोन का जो सिंथेसिस होता है वो भी एस फेज में होगा। प्लस सेंट्रोजोम्स, सेंट्रोजोम कहाँ पे लगते हैं हमें, एम फेज में लगते हैं, ठीक है। तो पहले तो सेल में सिर्फ एक ही सेंट्रोजोम था, अभी उसको भी डुप्लीट करना पड़ेगा, तो वो प्रोसेस भी यहाँ पर चलता रहता है। और जो भी बाकी के छोटे मोटे ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी एस फेज में क्या हो जाते हैं, डुप्लीकेट हो जाते हैं, है ना। हर एक का रेप्लिका बनता है। नेक्स्ट फेज इज G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है, फर्दर ग्रोथ होती है और एम फेज में लगने वाले प्रोटीन्स हम लोग बनाते हैं। अभी हम लोग एम फेज को डिटेल में पढ़ेंगे, दैट इज द माइटोसिस। देखो, माइटोसिस जो है ना, वो सबसे पहले समझ लेते हैं कि किन सेल्स में परफॉर्म होता है। माइटोसिस पूरी बॉडी की सेल्स में परफॉर्म होता है, जिनको हम लोग सोमैटिक सेल्स नाम से जानते हैं, ठीक है। अभी ये जो सोमैटिक सेल्स होती है, दिस सोमैटिक सेल्स आर डिवाइडेड बाय माइटोटिक डिवीजन, है ना। और जो जर्म सेल्स होती है, यानी कि हमारी रिप्रोडक्टिव सेल्स, इसको हम लोग सेक्स सेल्स भी बोल सकते हैं, ये मियोसिस से क्या होगी, सेल डिवीजन परफॉर्म करेंगी। और नॉर्मल जो हमारी सोमैटिक सेल्स होती है वो माइटोसिस परफॉर्म करती है, ठीक है। माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल सेल डिवीजन भी बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। चलो, हाँ, तो स्टार्टिंग में हमारे पास हमने कंसिडर किया है एक सेल को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इंटरफेज में सेल की ग्रोथ वगैरह हो रही है ना। अब जस्ट सेल यहाँ से जब माइटोसिस मतलब एम फेज में एंटर करेगी, तो सबसे पहली जो स्टेज आती है उसको बोलते हैं प्रोफेज, ठीक है। तो सबसे पहली जो फेज है उसका नाम क्या है, प्रोफेज। अभी देखो क्या होगा, अब तक जो डीएनए था, है ना, वो हिस्टोन्स के साथ, प्रोटीन्स के साथ बाइंड हुआ था और उसने क्रोमैटिन फाइबर्स बनाई थी। अभी क्रोमैटिन फाइबर्स जो है वो ऐसे डिस्पर्स होती है ना। अभी ये जो डिस्पर्स स्ट्रक्चर है क्रोमैटिन का, वो अरेंज हो जाएगा इन प्रोफेज इन एक्चुअल फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बनता है क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन में और ज्यादा कॉइलिंग करने से बनते हैं हमारे क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर इसका क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, ठीक है। तो हमें प्रोफेज में क्रोमोसोम्स दिखाई देंगे। नेक्स्ट, क्रोमोसोम्स ही तो हमें डिवाइड करने है ना, दूसरे 2 सेल्स में जो डॉटर सेल्स होने वाली है उनमें हमको उनको डिवाइड करना है। तो इसके लिए हमारे बीच आती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से हम लोग वो चीज नहीं कर पाते। इसलिए प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी स्लोली डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, ये जो सेंट्रोजोम थे, सेंट्रोजोम का डुप्लीकेशन हमने एस फेज में किया था, तो वो जो सेंट्रोजोम होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, अपोजिट पोल्स के टूवर्ड्स चले जाते हैं ना। एक अगर इस साइड होगा तो दूसरा उस साइड होगा, ठीक है। तो ये इवेंट्स घटती होती है इन प्रोफेज 1। नेक्स्ट इज मेटाफेज। देखो अभी मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज में सारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अलाइन होंगे एट इक्वेटोरियल प्लेन, है ना। इक्वेटोरियल प्लेन मतलब क्या, कि स्ट्रेट, है ना। सारे क्रोमोसोम्स एक ही लाइन में क्या होंगे, अलाइन होंगे, ठीक। अभी
जो सेंट्रोजोम्स थे, हमने सेल ऑर्गेनेल्स में पढ़ा था सेंट्रोजोम के बारे में, राइट? तो ये जो सेंट्रोजोम्स होते हैं, यहाँ से निकलती है स्पिंडल फाइबर्स। ये जो स्पिंडल फाइबर्स होती है, ये जाकर अटैच करेगी टू दी सेंट्रोमियर। अभी मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ कि ये क्या हो रहा है। तो देखो, ये हमने मेटाफेज कंसीडर किया है, ठीक है? यहाँ पर ये जो सेंट्रोजोम है, यहाँ से निकलेंगे स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है? हाँ, अभी देखो, टोटल क्रोमोसोम्स का नंबर पहले एक सेल में बिफोर एस फेज कितना था? 46, है ना? लेकिन अभी कितना है? 92, क्योंकि सिंथेसिस फेज में हमने उसको रेप्लिकेट किया था ना, इसकी वजह से। तो यहाँ पर क्या होगा? मैटर, क्रोमैटिन मैटर डुप्लीकेट हो रहा है ना, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये जो पार्ट होता है हर एक क्रोमोसोम का, ये एक दूसरे से क्या करते हैं? बिल्कुल सिमिलर होते हैं, है ना? तो अभी ये जो स्पिंडल फाइबर्स होंगे, ये स्पिंडल फाइबर्स क्या करेंगे? इन नेक्स्ट फेज, दैट इज योर एनाफेज में ये सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है? स्पिंडल फाइबर्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, स्पिंडल फाइबर्स क्या करेंगे? यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जो बीच में आपका जो सेंट्रोमियर था, मतलब द सेंटर पार्ट ऑफ योर क्रोमोसोम विच आर होल्डिंग योर सिस्टर क्रोमैटिड्स, वो सेपरेट किया जाएगा, ठीक है? तो ऐसे सारे सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, है ना? और अपोजिट पोल्स की यहाँ पर कॉलोनाइज हो जाएंगे, ठीक? अभी इन नेक्स्ट टीलोफेज इज जस्ट रिवर्स ऑफ योर प्रोफेज। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपके जो क्रोमोसोम्स थे, है ना, वो अगेन डीकंडेंस हो जाएंगे इनटू क्रोमैटिन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगेन अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा, और साइटोकाइनेसिस में फाइनली यहाँ से बीच में से क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म खींचेगा, है ना? तो सेपरेट आउट हो जाएंगी हमारी दो डॉटर सेल्स। अभी जो ये जो दो डॉटर सेल्स है, इनमें एक प्रॉपर न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्रोमोसोम्स है ना? कितने क्रोमोसोम्स है? 46। हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इसकी वजह से हम इस पूरी जो प्रोसेस है माइटोसिस की, इसको हम लोग इक्वेशनल सेल डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में पेरेंट सेल जो थी उसके पास 2n कंडीशन थी, मतलब 46 क्रोमोसोम्स थे, और यहाँ पर भी कितने क्रोमोसोम्स बचे हैं? हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम बचे हैं, ठीक है? तो ये सेल भी डिप्लॉयड थी, ये सेल भी डिप्लॉयड थी। सो ये था हमारा माइटोसिस। अभी हम लोग मियोसिस की तरफ बढ़ते हैं। देखो, अभी माइटोसिस और मियोसिस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है? लेकिन इसकी जो फर्स्ट प्रोफेज है, ये बस थोड़ी सी, मतलब जरा बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करवा देने वाली है, ठीक है? बाकी की स्टेजेस तो आपको आसानी से अभी समझ में आ गई होगी। क्या होता है प्रोफेज में? क्या हो जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी, क्रोमैटिन फाइबर्स कन्वर्ट हो जाएंगी इनटू क्रोमोसोम्स, है ना? मेटाफेज में सेंट्रली सब अलाइन हो जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेन पर, एनाफेज में सेपरेट आउट हो जाएंगे, टीलोफेज इज जस्ट रिवर्स ऑफ योर प्रोफेज, जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगेन फॉर्म करेगा, है ना? और क्रोमोसोम्स अगेन डीकंडेंस इनटू योर क्रोमैटिन, है ना? और साइटोप्लाज्म बाद में फिर डिवाइड हो जाता है इन साइटोकाइनेसिस, तो दो सेल्स क्या हो जाती है? सेपरेट आउट हो जाती है। तो अभी हम लोग इसका जो प्रोफेज 1 है उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है? चलो, इसके पहले हमें पढ़ना पड़ेगा अबाउट होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जो हमारी मदर और फादर से मिले हुए होते हैं, जो बिल्कुल एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, ठीक है? सेम नहीं, सिमिलर होते हैं, ठीक है? मतलब वहां पर जो जीन्स प्रेजेंट होंगी उनके अलील्स अलग अलग हो सकते हैं, मतलब अगर ये एक क्रोमोसोम है और ये एक क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर इनमें जीन की जो लोकेशन है वो सेम रहेगी, लेकिन उसके अलील, मतलब अगर आइस का कलर होमोलोगस नंबर क्रोमोसोम 1 में सपोज अगर ब्राउन है, तो दूसरा जो उसका पेयरिंग है होमोलोगस क्रोमोसोम का, उसमें शायद से वो ब्लैक होगी, ठीक है? ऐसा। तो जो लोकाय होता है, मतलब जीन
यहाँ पे उसका लोकेशन, जीन का पर्टिकुलर लोकेशन वो सेम रहेगा, लेकिन उसके लिए शायद उसके अलील्स अलग अलग हो सकते हैं। तो ऐसे जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं जो हमें हमारी मदर और फादर दोनों से मिलते हैं, वो इस प्रोफेज 1 में क्या हो जाते हैं, पेयर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ये पेयर हो जाते हैं। ये देखो, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये यहाँ पे पेयर हो जाएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्सिस, है ना। और नेक्स्ट कुछ फेजेस में, प्रोफेज 1 में ही, है ना, कुछ समय बाद ये एक दूसरे में फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही ये एक दूसरे में फ्यूज हो जाएंगे तो यहाँ पर ये एक्सचेंज करेंगे जेनेटिक मटेरियल, मतलब इस क्रोमोसोम में ये जितना भी पार्ट था वो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से कुछ जीन्स यहाँ पे चली जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअल में होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इसको ही हम लोग मानते हैं जीन रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जीन्स की अदला बदल हो जाती है। ठीक है, तो ये फेज चलता है प्रोफेज में, राइट। ओके, ये प्रोसेस चलता है इन दिस प्रोफेज, फेज नंबर 1। अभी हम लोग देखते हैं मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या होता है कि ये जो होमोलोगस पेयर्स होते हैं ये सेपरेट आउट होते हैं ना कि सिस्टर क्रोमैटिड्स। हम लोग माइटोसिस में क्या करते थे, सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट करते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग किसको सेपरेट कर रहे हैं, हम लोग फर्स्ट फेज में मियोसिस 1 में हम लोग सेपरेट करने जा रहे हैं दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयर्स को। ठीक है, चल, तो मेटाफेज में क्या हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पे आकर अटैच हो जाएंगी सेंट्रोमियर को, है ना। तो यहाँ से दो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे जो अटैच थे, वो अटैचमेंट ऑफ जो पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं चास्मेटा। ठीक है, तो ये जो अटैचमेंट पॉइंट होता है दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच का, उसको हम लोग चास्मेटा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो पेयरिंग थी दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, वो एनाफेज में क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे, और फाइनली टीलोफेज में अगेन ये क्रोमोसोम्स कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू क्रोमैटिन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर सेल क्या हो जाएगी, सेपरेट आउट हो जाएगी। अभी यहाँ पे देखो, जो हमारी पेरेंट सेल थी, है ना, वो डिप्लॉयड थी, मतलब उसके पास हर एक जीन्स के ओनली ओनली देयर इज वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना। नहीं, गलत, यहाँ पे हर एक जेनेटिक मटेरियल के देर आर टू टाइप्स, मतलब टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। लेकिन जब हम लोग मियोसिस 1 एंड करते हैं तो यहाँ पर कितने सेट्स होंगे, एक ही, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने होमोलोगस क्रोमोसोम्स को सेपरेट आउट कर दिया। पेरेंट सेल में ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे ये क्या कर रहे थे, एक साथ रह रहे थे, इसको हमने सेपरेट आउट कर दिया एट द एंड ऑफ अवर मियोसिस 1। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। इसलिए मियोसिस जो पूरी प्रोसेस है उसको हम लोग रिडक्शनल डिवीजन के नाम से जाना जाता है। ओके, तो अब नेक्स्ट अभी हम लोग सीखेंगे मियोसिस 2। मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक, अभी हम लोग सीखेंगे मियोसिस 2। मियोसिस 2 जो होता है वो एग्जैक्टली सिमिलर होता है हमारे माइटोसिस से। प्रोफेज 1 में देखो, अभी सॉरी प्रोफेज 2 में, ये जो हमारा प्रोफेज 2 है, ये जो प्रोफेज 2 है, यहाँ पर कौन से क्रोमोसोम्स होंगे, यहाँ पर होंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बस एक ही पेयर, ठीक है, क्योंकि दूसरी पेयर तो दूसरे डॉटर सेल में होगी। देखो, मियोसिस 1 का जो एंड रिजल्ट था वो थी 2 सेल, तो वो 2 सेल्स थी, उनमें से हम लोग एक सेल को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। हालांकि दूसरी जो सेल होती है उसमें भी सेम प्रोसेस ही चलने वाला है। ठीक है, तो एक सेल को उसमें से कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे उनमें जेनेटिक मटेरियल का क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट आया है। ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोम्स है हम इसको रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स भी हम लोग बोल सकते हैं उसको। ओके,
मेटाफेज में ये जो क्रोमोसोम्स है ये अलाइन हो जाएंगे एट इक्वेटोरियल प्लेन, है ना, स्पिंडल फाइबर्स उनको अटैच कर देंगी एट सेंट्रोमियर। ओके, देन एनाफेज में ये जो क्रोमोसोम्स है ये सेपरेट आउट हो जाएंगे, है ना, ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। और फाइनली टीलोफेज में ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी ये फिर से अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगी, क्रोमोसोम्स कन्वर्ट होंगे इनटू क्रोमैटिन, और फाइनली हमारा जो साइटोकाइनेसिस प्रोसेस होता है वहां पर सेल पूरी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो देखो हमारी जो मियोसिस 1 होती है इसका एंड रिजल्ट था 2 सेल्स, है ना, हर एक सेल डिवाइड होगी थ्रू मियोसिस 2, तो टोटल सेल्स बनेंगी 4। तो यहाँ पर सेल का नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, फिर भी हम लोग इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि पेरेंट सेल हमारी डिप्लॉयड थी, देयर आर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, लेकिन हमारी जो डॉटर सेल्स बनी है उनमें सिर्फ 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम रहता है, इसलिए हम लोग ये पूरी मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, चलो आई होप अभी आपको ये पूरी प्रोसेस क्या होगी, समझ में आ गई होगी। चलो, तो आज हमने सीखा सेल साइकिल। सेल साइकिल में इंटरफेस के बारे में पढ़ा, माइटोटिक डिवीजन के बारे में पढ़ा, देन हमने मियोसिस के भी बारे में सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली है ना। अभी आप लोग क्या करो, नोट्स बना लो इस पूरे टॉपिक पर। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी वजह से आपको सेल डिवीजन पूरा क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। नाउ मुझे एक क्वेश्चन है ना, कि कैंसर क्या होता है। कैंसर सेल्स जो होती है उनमें ये जो सेल साइकिल होती है इसमें गड़बड़ी आ जाती है। देखो नॉर्मली अगर हमारी बॉडी में कोई भी सेल डैमेज हो जाती है तो वो सेल को हम लोग एपोप्टोसिस कर देते है ना। थोड़ा सा हार्ड वर्ड है, मैं लिख कर देती हूँ आपको। क्या हो जाता है, एपोप्टोसिस। तो कोई भी सेल अगर डैमेज हो गई तो वो एपोप्टोसिस प्रोसेस के अंदर चली जाएगी। दिस इज अ प्रोग्राम सेल डेथ, जिसमें सेल क्या हो जाती है, पूरी डिस्ट्रक्ट की जाती है। ठीक है, उसको हमारी बॉडी खुद से किल कर देती है, जो भी उसके रिमांड्स होंगे वो हमारे इम्यून सेल इनगल्फ करके उसको पूरा वहां से हटा देते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा केमिकल्स, मतलब जैसे अल्कोहल या फिर सिगरेट कंजम्पशन या ड्रग्स, है ना, या कुछ बाहर का जंक फूड वगैरह जिनमें केमिकल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, तो उनका असर हमारी सेल साइकिल की रेगुलेशन पर पड़ता है ना। सेल साइकिल की रेगुलेशन क्या होती है, देखो ये जो सेल साइकिल है ये इतनी भी इजी नहीं है। यहाँ पर इसका रेगुलेशन चलता रहता है G1 फेज में, G0 फेज में, G2 फेज में एंड M फेज में। तो ये 3 क्या है, चेक पॉइंट्स होते हैं। जैसे जैसे सेल यहाँ से गुजरती है तो एक सिग्नल जाता है ना, कि ये प्रोसेस मतलब सेल ये फेज में उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो चुकी है एंड द सेल इज रेडी टू एंटर इनटू द नेक्स्ट स्टेज। तो इसकी वजह से हम इसको बोलते हैं चेक पॉइंट, है ना। और यहाँ पे काम करते हैं साइक्लिन एंड सीडीके। ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये प्रोटीन्स डिटेक्ट करते हैं कि क्या सेल आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अगर सेल आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि देखो क्या होता है, कभी कभी डीएनए में म्यूटेशंस आ जाते हैं ना, तो सेल अलाउ नहीं करती है आगे बढ़ने के लिए। तो ये जो साइक्लिन और सीडीके प्रोटीन्स रहते हैं, कॉम्प्लेक्सेस रहते हैं, वो क्या कर देते हैं, ये सेल को एपोप्टोसिस के अंदर डाल देते हैं या फिर रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यस, ओके। सो इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। लेकिन जब कैंसरस सेल्स होती है ना, जहां पर केमिकल्स का अफेक्ट्स की वजह से ये पूरा रेगुलेशन ऑफ सेल क्या हो जाता है, ठप पड़ जाता है, वहां पर सेल्स में एरर है ना, सेल में म्यूटेशन है, सेल में एरर है, फिर भी सेल क्या करती है, पूरी तरह से ग्रो करके डिवीजन कंप्लीट कर देती है। तो इसकी वजह से नुकसान क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ना कि अभी कैंसर फर्स्ट स्टेज में है, सेकेंड स्टेज में है, तो डैमेज सेल्स को एक्चुअली एपोप्टोसिस करवाना था, लेकिन वो सेल्स मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो इनके मल्टीप्लिकेशन की वजह से डैमेज सेल का जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है, और उसकी वजह से वहां का जो पार्ट है वो और ज्यादा खराब हो रहा है बॉडी का। ठीक है, ओके। हाँ,
और अभी और एक, अगर हमारे बॉडी में सपोज एक सेल है और न्यूट्रिशन, हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया गया है, या फिर कोई भी सेल, हमारे नहीं, ह्यूमन बॉडी की नहीं, कोई भी दूसरी सेल कंसीडर कर लो कि जिसके आजू बाजू में न्यूट्रिएंट्स नहीं है या फिर मॉइस्चर कंटेंट नहीं है ना, जो भी कंडीशंस लगती है फॉर सेल डिवीजन और सेल साइकिल, वो कुछ भी नहीं है, तो द सेल विल एंटर इनटू द जी नॉट फेज। हमने अभी तक जो 4 फेजेस पढ़े थे सेल साइकिल से, उससे ये थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर हम लोग जी नॉट को बोलते हैं रेस्टिंग फेज, मतलब जब तक सारी कंडीशंस रिवाइज नहीं हो जाती, मतलब सब कुछ हमारे फेवर में नहीं आ जाता, मॉइस्चर हो, न्यूट्रिशन हो, पीएच हो, तब तक ये जो सेल है यहाँ पर रेस्ट करेगी। इसका मतलब ये नहीं कि सेल डेड है, इसका मतलब ये कि सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, लेकिन वो ना तो डीएनए रेप्लिकेशन कर पाएगी, ना तो वो G2 फेज में चली जा सकती है, ना तो वो डिवाइड हो सकती है इन एम फेज। तो वो G1 फेज से डायरेक्टली एंटर हुई है G0, तो वो वहीं पर रहेगी। जब सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह उसको फिर से मिल जाएंगे तो वो सेल क्या हो जाएगी, फिर से अपनी सेल साइकिल कंप्लीट करेगी और डिवाइड होगी। ठीक है, ओके। अभी और कुछ चीजें देखो, हमारी जो बॉडी की नर्व सेल और जो हार्ट सेल्स होती है, वो हमेशा हमेशा के लिए G0 फेज में क्या है, अरेस्टेड है ना। हमारी नर्व सेल कभी भी डिवाइड करेगी नहीं, है ना, वो माइटोटिक डिवीजन शो नहीं करती, इवन अवर हार्ट सेल्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये याद रखना। आई होप अभी आपको ये सब टॉपिक्स क्या हुए होंगे, कवर हुए होंगे। इसमें से सबसे हार्ड जो था वो था आपका मियोसिस, है ना। मियोसिस में यहाँ पर क्या हो रहा है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, और बाकी की प्रोसेस तो सेम माइटोसिस की जैसे ही सिमिलर है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग अस। और मेरी टिप्स कुछ आपको ये रहेंगी कि लेक्चर सुनते सुनते ही नोट्स बना लो। जो भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हमने इस पीपीटी में डाली है वो पूरी पीपीटी में अटैच कर दूंगी वीडियो को, लेकिन फिर भी ड्यूरिंग द लेक्चर्स अगर आपको लग रहा है कि अभी ये डायग्राम्स बनानी है, बनाते बनाते उसमें जो भी मैं बता रही हूँ उसको नीचे लिखना है डिस्क्रिप्शन की जैसे, तो वहीं पे डायग्राम बना के उसका डिस्क्रिप्शन नीचे लिखा करो, है ना, वीडियो को पॉज करके। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग माई ऑल पम्पकिंस। चलो बाय बाय।